आज आप पहली क्लास में आए हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, ओरिएंटेशन रहेगा, मतलब आज मैं सारी बारीकियां आपको बताऊंगा। ये जो बैच जिसमें आप आए हैं उसकी क्या खासियत है और क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं हमको जब तैयारी करने की हम शुरुआत करते हैं, तो तमाम पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप लोग, आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन है, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके मन में, थोड़ा सा एक बार पूछें ताकि मैं वो दायरा तय कर पाऊं किस दायरे में हमको पढ़ना है। कुछ है क्वेश्चन ऐसा? सर जैसे अभी हम लोग तैयारी करने आए हैं तो शुरू से तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब फ्रेशर है तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए सारी चीजों को, मतलब। हाँ, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी एक फ्रेशर के तौर पर वैसे तो जीरो से लोग स्टार्ट करते हैं, बट मैं माइनस से शुरुआत करूंगा, आप निश्चिंत रहें। इसके अलावा क्या क्या दिमाग में कुछ प्रश्न होंगे सिविल सर्विसेज को लेकर के, कुछ मन में कुछ भी चल रहा हो, आप ऐसा मत सोचिए कि हम अगर ये पूछेंगे तो शायद ये क्वेश्चन सही है या गलत है। आपके मन में जो भी आ रहा है सिविल सर्विसेज को लेकर के, जो भी आपने सुना है, जैसा भी आपने सुना है और जो तैयारी करने आए, आपका एम क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है आपके, उन सारी चीजों पर अपन बात करेंगे। क्योंकि पहली क्लास है और इस क्लास की महत्ता इसी में है कि आज से आने वाली तैयारी में जो आपको काम करना है, जो आपको समय देना है और किस डायरेक्शन में काम करना है, वो अभी से क्लियर हो। और इसी वजह से आपको ओरिएंटेशन लेने के लिए मैं इतने दूर से यहाँ आया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ भी क्वेश्चन करें, जो भी मन में हो, एकदम खुल करके प्रश्न करिए। और है किसी के मन में प्रश्न? देना माइक। सर जैसे साइंस स्ट्रीम से हैं तो कैसे मैनेज करेंगे दोनों का पढ़ना, क्योंकि उसका भी सब्जेक्ट लेंदी ही रहता है, मतलब सिलेबस भी लेंदी रहता है, तो कैसे मैनेज करेंगे? अभी कॉलेज कर रहे हैं? हाँ अभी और करना है आगे, मतलब यूजी हो चुका है पीजी के लिए तो। अच्छा, तो पीजी साइंस से करने वाले हैं? यस सर। कौन से सब्जेक्ट से? अब मैथ्स से। मैथ से करना है? हाँ अभी स्विच कर रही हूँ, मतलब कंप्यूटर साइंस पे जाना है तो एमसीए कर सकती हूँ। तो ऐसा क्यों डिसीजन ले रहे हैं? अभी कंफ्यूज हूँ सर तो। ठीक, कंफ्यूजन दूर करते हैं। और कोई और क्वेश्चन किसी के मन में? पीछे सर वाई क्लियर नहीं हो रहा है, क्यों करना चाहिए सीजीपीएससी? क्यों करना चाहिए? वाई क्लियर नहीं हो रहा है, क्या क्लियर नहीं हो रहा है? मतलब वाई क्लियर नहीं, मतलब जैसे कि हम लोग कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं तो पूछते हैं ना, मतलब सर लोग कि आपका मतलब रीजन क्या है इस फील्ड में आने का। अच्छा, तो आपको पीएससी क्यों करना चाहिए? यू डोंट हैव एनी रीजन? सर मैं भी साइंस फील्ड से हूँ, इसीलिए मैं मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मतलब ऐसा कैसे परसेप्शन बना के रखे हो कि साइंस वाले हैं तो सी, एंड सिंस 12 to 13 years I am teaching, so it doesn't mean कि if you belongs to the science subject you can't prepare the civil services, only arts students can prepare the civil services. ये this is completely a taboo. खैर बात करते हैं उसके ऊपर। और कोई क्वेश्चन? कुछ भी पूछना चाहो पूछो बेटा, तो समझाते बनेगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको क्यों करना चाहिए, उसका पूरा रीजन बहुत अच्छे से बताऊंगा। अच्छा, एम क्या है आपके जीवन में, लाइफ में एम क्या है? क्या अपने आप को आज से 10 साल बाद आप कैसे देखना चाहते हो? कि ऐसा कभी सोचे ही नहीं कि हम कैसे देखना चाहते हैं अपने आप? कभी नहीं सोचे? तो क्या सोचे कि एक 10 to 5 की जॉब हो, मंथली सैलरी इतनी आ जाए कि अपना घर चल जाए, एक छोटी सी आल्टो या वैगन आर गाड़ी खरीद ले, है ना, हर वीकेंड पर मियाँ बीवी बच्चों समेत कहीं घूमने जाया करें, और इसी तरीके से एक दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वो भी ऐसी कोई जॉब कर लें, फिर वो हमारे पास पेंशन आते रहे। ऐसा कुछ सोच कर रखे हो? तो क्या सोचे हो? सर जैसे कि मैं टीचिंग फील्ड से हूँ ना, मैंने डीएलएड किया हुआ है और बीएससी मैथ से, तो मेरे मन में ये डाउट आता है कि कभी मेरे को लगता है कि टीचिंग फील्ड में चले जाऊँ और सीजीपीएससी में, तो मेरे को थोड़ा डाउट होने लगा इधर मैं ज़्यादा फोकस करूँ, लेकिन ये कि लाइफ सिक्योर हो जाए। व्हाट डज सिक्योरिटी मीन्स? मतलब अगर आप लाइफ की सिक्योरिटी चाहते हो, इट डजंट मीन गेटिंग द गवर्नमेंट जॉब्स ओनली द सिक्योरिटी ऑफ योर लाइफ। वह हमेशा ये, मतलब आप यूथ हो, आप फ्यूचर हो, और आप ऐसे सोचोगे तो देश कैसे चलेगा, या आप कैसे चलोगे? आपका ड्रीम होना चाहिए, मतलब योर करियर दैट नॉट बी बाय योर फोर्स, है ना, इट मस्ट बी बाय योर चॉइस। मतलब जब आप एक करियर का चुनाव करते हैं कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, तो ये आपके चॉइस पर डिपेंड करना चाहिए। मैं टीचर बनना चाहता हूं, इट मस्ट बी माय चॉइस।
मैं आईएएस बनना चाहता हूं, इट मस्ट बी माई चॉइस। मैं सब इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं, इट मस्ट बी माई चॉइस। इट डजंट मीन्स कि इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है या क्या नहीं पड़ता है। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, वो सफल तभी होगा जब वो उसकी चॉइस से होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? फर्स्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा लास्ट में कि पीएससी करने का रीजन क्या है, सो रीजन मस्ट बी योर चॉइस। आपका चयन मतलब आपका चुनाव होना चाहिए। नहीं यार मुझे पीएससी करना है, आई वॉन्ट टू सी मी एज एन ऑफिसर। हम कभी किसी को देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप सोचे द फर्स्ट एवर आईएएस ऑफ छत्तीसगढ़ वाज ओपी चौधरी सर, है ना। भारत के जब वो छत्तीसगढ़ के जब वो पहले आईएएस बने तो उस समय उन्होंने मतलब अपनी एक स्टोरी भी शेयर की थी। उनके पास एक सिक्योरिटी थी। उनके पिताजी जब पास अवे हो गए तो वो जॉब उनको ऑफर हुई थी कि उनके पिताजी की जॉब उनको मिल जाए, लेकिन उनकी मां ने उनको नहीं करवाया। मां ने नहीं करवाया क्यों? क्योंकि जब ओपी चौधरी सर अपने पिताजी का पेंशन लेने के लिए कलेक्ट्रेट जाया करते थे, उस जमाने में बैंक पेमेंट नहीं हुआ करते थे, कलेक्ट्रेट जाया करते थे, तो वो कलेक्टर की भूमिका को देख करके बहुत आकर्षित हुए एंड ही बिकम पैशनेट अबाउट द पोस्ट ऑफ आईएएस। और उनको आईएएस पोस्ट इतना पसंद आया कि वो सर्चिंग में लग गए कि इसकी तैयारी कैसे होती है, और उस समय फिर उन्होंने तैयारी करना शुरू किया। ही हैज चूजन द फील्ड। उन्होंने चुनाव किया कि मेरा करियर इस क्षेत्र में बनना चाहिए, और उसके बाद वो उस तरफ गए। और वो देखो छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस। तो रीजन हमेशा यही होना चाहिए कि आपका चॉइस है। मैं अपने आप को ऐसे देखना चाहता हूं। तो जब तक आपका चॉइस नहीं होगा आप नहीं आगे जा सकते, क्योंकि आपको मजा नहीं आएगा। किसी के बताने से अगर आप तैयारी कर रहे हो नहीं मजा आएगा। आप एक रीजन, जैसे उन्होंने पूछा, आप ये बताएं कि हम समाज में क्या चाहते हैं, हम अपने आप को समाज में किस रूप में देखना चाहते हैं। कि कहीं हम खड़े हो जाए तो लोग एक बार तो सोचे बात करने से पहले, हमारे माता पिता गौरवान्वित महसूस करें, हमारे पास हर लग्जरी हो, प्रेस्टीज हो। और आप ये बताएं कि अगर आप एक डिप्टी कलेक्टर हैं, आप डीएसपी हैं, आपको वो हर लग्जरी मिलेगी लाइफ की जो आप चाहते थे। आपके मां बाप गौरवान्वित महसूस करेंगे। यू कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। आप समाज के लिए कुछ कर भी पाएंगे, पैसे भी होंगे, प्रतिष्ठा भी होगी, और क्या चाहिए, एंड सो कॉल्ड सिक्योरिटी भी होगी। मेरी बात समझे? सो योर करियर मस्ट बी बाय चॉइस। तो आपका चॉइस होना चाहिए, मुझे ये करना है, लाइफ से मजा आता है। और अगर आप बाय चॉइस नहीं चुनते हो कोई भी चीज, आपका करियर अगर बाय चॉइस नहीं है, तो आप फोर्सिबली वहां पर जाओगे तो आप मन नहीं लगेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और जिसमें मन लग जाता है ना बेटा, फिर इंसान उसको एन केन प्रकार में पाने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो कामयाब हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल भी मत सोचें कि आपका करियर, आपके पास कोई रीजन नहीं है। फाइंड आउट द रीजन एंड इट मस्ट बी योर चॉइस। आपको अच्छा लगना चाहिए। आज जब किसी की गाड़ी जाते हुए देखो तो आपको अच्छा लगना चाहिए। ये क्वेश्चन होगा जब आप पीएससी के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, तुम पीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो, सिविल सर्विसेज क्यों? आप बोलोगे समाज में मैं कुछ करना चाहता हूं। समाज में करने के आप एनजीओ भी खोल सकते हैं, है ना। समाज के लिए कुछ करने के लिए जरूरी नहीं कि आप सरकारी डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी ही बनो, है कि नहीं। तो आपका उत्तर वहां पर होना चाहिए, सर ये मेरा चॉइस है, मैं चाहता था शुरू से ऐसा बनना। समझ रहे हो? तो यही आपका रीजन होना चाहिए अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते। समझ में?
सर जैसे आपने बोला कि चॉइस होनी चाहिए, हमारी चॉइस है कि आईएएस बनना, बट समटाइम्स ये होता है कि हम वो नहीं कर पाते पूरी, मतलब अपनी 100% करते हैं बट नहीं बन पाते आईएएस। तब उस टाइम हम मतलब कैसे करें? हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि हम कुछ। अब आप एक बात बताएं, मैं एक बात आपको बता रहा हूं। देखें, दो शब्द हैं, एक प्रयास और दूसरा परिणाम, एफर्ट एंड रिजल्ट। The human can make only efforts. Result is not in our hand. मानव केवल प्रयास कर सकता है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हम परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जबकि हमें सोचना हमारे प्रयास के बारे में चाहिए कि हम मेहनत करेंगे, हुआ गुड, नहीं हुआ तो जो प्रयास करने के दौरान आप वो बन जाओगे कि आप, हो सकता है कि आप जैसा सोचे वही परिणाम आपको लाइफ में ना मिले, लेकिन उससे मिलता जुलता आपको कुछ बहुत बड़ा परिणाम आपकी लाइफ में मिले। जब आप कोई भी काम करने की शुरुआत करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होने की या ना होने की 50% होती है। देयर इज 50% रेशियो फॉर सक्सेस एंड 50% रेशियो फॉर अनसक्सेस। तो अगर अब आप ये सोच करके करना ही छोड़ दोगे कि क्या रे पता चला नहीं हुआ तो, और क्या पता करे तो हो जाए। मेरी बात समझ रहे? रिसेंटली अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई का खत्म हुआ, आप देखें हमारी टीम के एफर्ट में कोई कमी रह गई थी क्या? नहीं। सिंस फर्स्ट मैच टिल द सेकेंड लास्ट मैच we tick all the boxes which are needs to be get success. जो सफल होने के लिए जितनी चीज चाहिए, we were good in fielding, we were good in batting, we were good in partnership, we were good in bowling, but it didn't work on the final day. तो जब तक आप परिणाम सोचते रहेंगे आप हमेशा परेशान हैं। मेक योर एफर्ट, प्रयास करें, वो चीज नहीं तो उससे बेहतर चीज आपको मिल जाएगी। आर्चरी देखियो, आर्चरी समझते हो? तीरंदाजी, धनुष। आर्चरी में जब धनुष मिलता है तो उसमें जैसे टारगेट आपका ये है, तो जो कोच होता है वो सिखाता है कि आप निशाना ऊपर लीजिए, आप ऊपर निशाना लीजिए, क्योंकि जब जो एथलीट होगा जब वो उसको मतलब खींचेगा और मारेगा तो अगर टारगेट के ठीक सामने रखेगा तो वो उसके नीचे चला जाए, क्योंकि देयर इज सम ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होगा जो उसको नीचे की ओर खींचेगा, तो अपने टारगेट से नीचे चला जाए। इसलिए हमेशा आर्चरी के जो प्लेयर्स होते हैं उनको सिखाया जाता है कि आप अपना जो स्टैंड है वो टारगेट से ठीक ऊपर लीजिए, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स मैनेज होकर के फिर जाकर के आपके टारगेट को हिट करें। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, पीएससी की तैयारी करते हैं, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनना चाहते हैं, तो ये जो छोटे पोस्ट होंगे, जैसे आप टीचर की बात कर रहे थे, या कोई भी जो छोटे पोस्ट होंगे व्यापम से पटवारी उटवारी के, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम कोई भी हो इंडिया में, स्टेट का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, व्यापम का एग्जाम हो, हर एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिक्स है। हर एग्जाम में जीएस पूछा जाएगा, हर एग्जाम में मैथ्स होगा, हर एग्जाम में रीजनिंग होगा, हर एग्जाम में लैंग्वेज होगा, और ये सारी चीजें आपको बहुत डेप्थ में स्टडी करनी है यहां पर। तो जब आप यहां पर मेहनत करेंगे तो आप सोचें छोटे पोस्ट आपसे छूटेंगे क्या? इसलिए आपका टारगेट ये होना चाहिए। समझ में आया? और मैंने आज तक नहीं देखा बेटा कि कोई बहुत मेहनत किया हो, सही दिशा में मेहनत किया हो और वो असफल हो जाए। कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की गलती होती है, उस व्यक्ति की गलती कहीं ना कहीं होती है, वो ढूंढता नहीं अपनी गलती, तो कहीं ना कहीं आपकी कमी ही आपको ले डूबेगी और ये आपको पता नहीं चलता। सही व्यक्ति वो होता है जो अपने व्यक्तित्व का, अपने प्रयास का हमेशा विश्लेषण करता है। आप आमतौर पर हम दूसरों के लिए बहुत हार्श होते हैं, कठोर होते हैं, और अपने लिए बहुत लिबरल हो जाते हैं। होना उल्टा चाहिए, हमें अपने लिए बहुत हार्श होना चाहिए। मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए,
मैं सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, मैं फोन चला रहा हूं, मैं बहानेबाजी कर रहा हूं, ये आपसे बेहतर कौन जाने। समझ रहे हैं? लेकिन हम उस चीज पर सोचते नहीं, हम हमेशा दूसरों की बातों को करते रहते। समझ आया? तो मेरे हिसाब से आप सबको बिना कुछ सोचे केवल तैयारी करना चाहिए। हां, एक चीज बेटा, सफलता दो चीजें मांगती है, एक त्याग और दूसरा समर्पण, सैक्रिफाइस एंड डेडिकेशन। अगर आप तैयार हो ये दोनों चीजों के लिए, त्याग करने के लिए, समर्पण करने के लिए, तो ये फील्ड आपका है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये मान चलो कोई भी फील्ड आपका नहीं। हम अगर जीवन में कोई चीज चाहते हैं तो हमको हमारे कंफर्ट जोन को, हर वो चीज जो आपको अच्छी लगती है, त्यागना पड़ेगा। मस्त सोना अच्छा लगता है, ठंडी में बढ़िया ओढ़ करके, त्यागना पड़ेगा। समझ रहे हो? मूवी देखना, घूमना फिरना अच्छा लगता है, त्यागना पड़ेगा। दबा करके, खा करके, पेट फुला करके चलना अच्छा लगता है, त्यागना पड़ेगा। क्योंकि आपको पढ़ना है, आप ज्यादा खाओगे आपको नींद आएगा, सोओगे तो पढ़ोगे कब? 24 घंटे कम पड़ जाते हैं जब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हर वो चीज जो आपका कंफर्ट है उसको आपको त्यागना पड़ेगा। सोचोगे कि घर परिवार में चाचा का, दादा का, बुआ का, फूफा का, और दूर के बड़ी मम्मी के यहां कोई शादी है, वहीं दिन रात वहीं नाच रहे हो, गा रहे हो, तो आप असफल हो। मेरी बात समझे? आप असफल हो। आपको त्याग करना आना चाहिए। और समर्पण मतलब अगर 5 घंटे आपने तय किया है मुझे 5 घंटे पढ़ना है, तो पढ़ना है 5 घंटे। उसमें फिर आपको यह नहीं सोचना है कि फोन देख लूं क्या, व्हाट्सएप स्टेटस किसी ने मेरे लिए थोड़ी लगाया है, एक 8 रील देख लेता हूं, ऐसा नहीं। मेरी बात समझे? तो कुल मिलाकर के अगर आप ये दोनों चीजों को करने के लिए तैयार हैं, वेलकम। वरना फिर जीवन में कोई भी काम करना बेटा, उसको अधूरा छोड़ करके मत, जब तक उसके फिनिशिंग लाइन तक मत जाओ, उसको मत छोड़। अगर करना है, मन से आवाज आती है, नहीं यार ये जो सामने जो गाड़ी चलती है ना लाल बत्ती की, वो मुझे भी चाहिए, मुझे ही बनना है। एक गनमैन रहे, एक ड्राइवर मिले, घर में रसोईया है, आप उतर रहे हो, एक सलूट मार करके आपको अंदर लेकर के जा रहा है, हाथ पांव दबा रहा है, आपको खिला रहा है, पिला रहा है, सब सेवा कर रहा है आपकी। जहां आप खड़े हो जा रहे हो, लाइन वहीं से शुरू हो रही है। ये जिंदगी होती है। समझ आया? और अगर आप, और इतनी चीजों के लिए बेटा इतना आसान नहीं है कि कोई भी चीज आपको ऐसे मिल जाए। हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि हर कोई उतना त्याग और समर्पण नहीं रख सकता। जिसके अंदर ये त्याग और समर्पण करने की भावना है, सफलता का स्वाद भी वही चखेगा। भगवान ने जवानी दिया, अभी जवानी को व्यतीत कर लो, बुढ़ापा तकलीफ में गुजरेगा। जवानी दिया, उसको घस लो, क्योंकि अभी आप घसने के लायक हो, मेहनत कर लो, पूरी ताउम्र आप लोगों के सामने शान से जियो, बुढ़ापा भी अच्छे से गुजरे। समझे? तो नेगेटिव तो सोचना ही नहीं चाहिए कभी लाइफ में। नहीं हुआ तो क्या होगा? एक बीच में एक वेब सीरीज आई थी यूट्यूब में, भूल गया मैं उसका, है? नहीं, एस्पिरेंट करके, एस्पिरेंट। तो जब वो एस्पिरेंट आई तो सो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैड कॉल्ड मी और एंड दे आस्क्ड, सर इज देयर एनी नीड ऑफ प्लान बी? जिस समय आप अपने लिए प्लान बी तैयार करते हैं, 50% आप ये मान करके चल रहे होते हैं कि आप हार चुके हैं, आप हार जाएंगे। ये आपको बेटा जीवन में सफलता कभी विकल्प से नहीं मिल सकती। जीवन में सफलता केवल संकल्प से मिलती है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। पापा का बिजनेस है, घर परिवार बड़े बढ़िया, पैसा भरा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हो, पिताजी बोल रहे हैं आपके लिए बिजनेस भी खोल रहे हैं, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे, बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे विकल्प है आपके पास। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, क्या बचा मेहनत के अलावा?
विकल्प होगा सफल नहीं होगे, संकल्प होगा सफल हो जाओगे। कुछ है ही नहीं अब आप करने के लिए। समझ में आया? तो इसलिए लाइफ में सफलता के लिए आई डोंट बिलीव इन प्लान बी। आई थिंक अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत किए हो अपने प्लान ए पर, प्लान बी शैल ऑलवेज बी ओपन फॉर यू बाय द नेचर। ऊपर वाला आपके लिए प्लान बी बना करके रखेगा। मेरी बात समझो? आप मुझे जानते हो पहले से? नहीं जानते हो? जानते हो लेकिन नहीं जानते होगे उतना। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, यूट्यूब। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि देखिए, जब मैं तैयारी कर रहा था, शायद इतने अच्छे से मेहनत किया होऊंगा तो आज मैं आप लोगों के सामने हूं। और आज से नहीं, 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं। 2011-12 से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अगर मेरा प्लान ए ही गड़बड़ होता और मैं उसी समय सोचता कि नहीं यार, मेरे को एक दिन जाकर के कोचिंग चलाना है, तो मैं कभी आईएएस बन ही नहीं सकता था। और क्योंकि मैंने उस एरिया पर, अपने प्लान ए पर इतना वर्क किया कि प्लान बी मेरे पास अपने आप खुला था। मैं तो कभी बनना ही नहीं चाहता था टीचर। एक्सीडेंटली मैं टीचर बना। तो प्लान बी, आई डोंट बिलीव कि कोई प्लान बी होता है। आपके प्लान करने से कुछ नहीं होता, ठीक है? जस्ट फोकस ऑन योर चॉइस और जो कर सकते हो उसको ये करो, मेहनत करो। समझ आया? द रोड टू सक्सेस इज नेवर स्ट्रेट बट फुल ऑफ कर्व्स। सफलता की राह इतनी आसान नहीं होती है बेटा, इसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। और अगर आप सफलता के उतार चढ़ाव को देखने के लिए अगर तैयार हो तो फिर आप तैयारी करो। 2018 में आप देखें, हमारे छत्तीसगढ़ के पहले आईएएस श्री ओपी चौधरी सर, 2018 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। बीइंग एन आईएएस, बीइंग अ कलेक्टर ऑफ रायपुर, ही रिजाइंड। रायपुर के कलेक्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब सोचो कि जिससे उनकी पहचान थी वो भी गई, विधायक का चुनाव लड़े वो भी हार गए, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ा। अगर वास्तव में कोई दिखाई देता था मेहनत करता हो हमेशा, तो ओपी चौधरी सर तो हमेशा एक्टिव दिखाई देंगे। और आज वो विधायक भी बने, हो सकता है उनको बहुत अच्छा मंत्री पद भी मिले। आज लोग उनकी, आप जिस जनरेशन से हो, अभी अभी आप चुनाव देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा वाह यार, चुनाव पहले आईएएस भी थे, चुनाव भी लड़े और सफल भी हो गए। लेकिन ये सोचो, एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, 2018 के चुनाव के बाद उसके पास कुछ भी नहीं था। जो था उसका केवल अपने ऊपर विश्वास कि मैं करूंगा मेहनत तो एक दिन सफल जरूर होगा। एंड ही सक्सीडेड। सर, मैं मतलब लास्ट ईयर से मैं तैयारी पे लगी हूँ, और जैसे आप बोल रहे हो सब चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए, तो मैंने किया है। मतलब मैं एक दिन में 6, 7, 8 घंटे तक पढ़ा है, और मैंने यहीं से मेंस की क्लास भी ली है, ऑनलाइन ली है। पर सर वो सही रास्ते से मैंने नहीं पढ़ा, और मैं जब पीछे देख रही हूँ तो मतलब वो मुझे वेस्ट लग रहा है, क्योंकि मैंने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की है। तो वो सही रास्ता चाहिए मुझे। नहीं बच्चा, मेंस, अब आप समझना, कभी घर बनाए हो या बनते हुए देखियो, देखियो जो नींव होती है उसकी, या घर का नींव के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो देखने में उतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन वो बहुत जरूरी है उसका मजबूत होना। और जब घर बन जाता है, उसके बाद प्लास्टर हो जाता है, उसमें जो फर्नीचर और नीचर जो हम सजा देते हैं और घर बहुत शानदार दिखने लगता है, ये बात की बात है। उसके पहले उसके नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? उसी तरीके से मेंस में आगे बढ़ने के लिए, सिविल सर्विसेज में पोस्ट लेने के लिए मेंस आपका अच्छा होना चाहिए। लेकिन मेंस वो फर्नीचर है, मेंस वो कलाकृतियां हैं जो आपके घर को सुंदर बनाती हैं, जिसको देखकर लोग वाह वाह करते हैं। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा वो नींव है, जिसके सही ना होने पर बाहर से तो बहुत सुंदर दिखेगा, लेकिन अंदर से खोखला होगा, उसको कोई वर्थ नहीं होगा। तो मेंस करना विदाउट हैविंग एनी नॉलेज ऑफ प्रीलिम्स
मतलब बहुत अच्छी अगर आपकी तैयारी नहीं है, लोग इस तरीके से मतलब भटकते हैं या उन चीजों पर रहते हैं कि हम अगर मेंस कर लिए तो हमारी प्री की तैयारी हो जाएगी। गलत है बेटा। मेंस कर लेने से प्री की तैयारी नहीं होती, क्योंकि मेंस के सिलेबस और मेंस का जो अप्रोच होता है वो प्री से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। मेंस में आपकी स्किल इंपॉर्टेंट है, राइटिंग स्किल। प्रीलिम्स में आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, आप कैसे बहुत अच्छा लिख सकते हो? और इसी थीम को समझते हुए बेटा, ये जो आज जिस आप बैच में बैठे हैं, ये कोई सामान्य प्रीलिम्स का बैच नहीं है। ये सामान्य प्रीलिम्स का बैच हमने नहीं चालू किया है। इसके पीछे बहुत बड़ी सोच थी, सही डायरेक्शन देने की आप लोग। ये वो बैच भी नहीं है कि आपको मेंस और प्री एक साथ पढ़ाया जाएगा। इस बैच का अप्रोच ही अलग है, जिसमें आप ऐसे ग्रूम होंगे जैसे एक सिविल सर्वेंट को कंप्लीट तौर पर होना चाहिए, एक एस्पिरेंट को जिस तरीके से अच्छा होना। इसमें हम पूरा उसी तरीके से न्यू बनाएंगे आपका प्रीलिम्स में, और जो टॉपिक हम प्री का बताएंगे उसके तुरंत बाद हम आपको उसका मेंस का विजन भी देंगे कि इसमें मेंस में ऐसे पूछा जाता है, ताकि प्रीलिम्स और मेंस का अप्रोच आपके पास आता है, लेकिन प्रीलिम्स की जो बुनियादी चीजें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ये पहली बार हमने 12 से 13 महीने का बैच, जो कि ये अगले दिसंबर जनवरी तक चलेगा, ये बैच, ये इतना लंबा बैच इसलिए क्योंकि आजकल मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि 5-6 महीना समय रहता है, उसके बाद तैयारी करने आते हैं। आप ये विश्वास करें कि जो सिलेबस है हमारे पीएससी का या सिविल सर्विसेज की अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो 12 से 13 महीने मिनिमम हमको चाहिए उतना पढ़ने की, सही तरीके से पढ़ने की। और इसी वजह से ये बैच आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। ये फर्स्ट टाइम है जो हम लोग इस बैच को शुरू कर रहे हैं, और इस बैच के माध्यम से जब प्रीलिम्स की जैसे न्यू मजबूत करने वाली बात है, ऑथेंटिक सोर्स के साथ पढ़ाने के साथ साथ मेंस का विजन, जैसे जब भी कोई टॉपिक खत्म होगा तो उसमें आपको मेंस के क्वेश्चन लिखाए जाएंगे, इसमें मेंस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से ये इसका विजन और अप्रोच होना चाहिए। मतलब बुनियाद का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक बुनियाद मजबूत नहीं है तब तक चीजें बेहतर नहीं। समझे? और कुछ पूछना चाहते हो? पूछना चाहते हो? नहीं? कोई क्वेश्चन ही नहीं? बहुत ज्ञानी लोग आए हैं इस बार, लगता है बैठ। अच्छा चले, मैं शुरू करते हैं हम। मैं आपको इसके बारे में सारी चीजें बताता हूं, ठीक है? तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो बैच हम शुरू कर रहे हैं ये एक ऑफिसर्स बैच है, और ऑफिसर्स बैच, इसका उद्देश्य ये है कि एज एन ऑफिसर आपको ग्रूम किया जाए। एक ऑफिसर बनने के लिए एक एस्पिरेंट में जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है उन चीजों को देने की कोशिश की जाए। जैसा कि प्रीलिम्स और मेंस जो होता है, प्रीलिम्स बुनियाद है, इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है, और मेंस वो अप्रोच है जो आपको वो पद दिलाएगी जो आप चाहते हैं। इसलिए इस बैच में हम प्रीलिम्स के साथ साथ, मतलब प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट्स की ऑथेंटिक तैयारी करेंगे, इत्मीनान से तैयारी करेंगे। 12 से 13 महीने का बैच है जिसमें हर विषय को हम काफी अच्छा समय देकर के तैयार करेंगे। बहुत जल्दी आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा कि कितने कितने समय में कौन कौन सा सिलेबस कंप्लीट होगा। हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, मेंस विजन करके क्वेश्चन रहेगा। उस क्वेश्चन को आप अलग से एक कॉपी बनाकर रखेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिसको आप लिख करके लाएंगे, ठीक? और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। काफी ज्यादा कारगर रहेगा ये बैच आप लोगों की तैयारी के लिए, ठीक है? अब इसकी तैयारी अगर शुरू करना है तो कुछ बेसिक से हम, मतलब आपको सिलेबस तक लेकर के आऊंगा मैं, तो शुरुआत करते हैं। शुरू करें? देखिए, जैसे हम नौकरी की बात करते हैं अगर, है ना, या जिसको हम जॉब्स बोलते हैं, ठीक है, नौकरी की, और खास तौर पर सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब्स की, तो सरकारी नौकरी 2 प्रकार की हो सकती है ना?
The government services can be of two types. First, defense services, रक्षा सेवा, defense service. Second, civil services या civil से. समझ रहे? Government jobs can be of two types. One is defense services and the other one is civil services. अच्छा, रक्षा सेवा क्या है? हमारे देश की जो तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों में आप किसी भी रैंक पर नौकरी करते हैं, इन तीनों में जो नौकरी की जाएगी दैट इज डिफेंस सर्विस. अब आर्मी में जा रहे हैं, किसी भी रैंक पर, नीचे रैंक पर जा रहे हैं, ऊपर रैंक पर जा रहे हैं, किसी भी रैंक पर जा रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, that belongs to the defense service, वो रक्षा से. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की नौकरी को छोड़ करके जो रेस्ट ऑफ द सर्विसेज है, रेस्ट ऑफ द सर्विसेज, दीज आर सिविल सर्विसेज. जो बाकी बची हुई नौकरियां हैं उनको सिविल सेवा कहा है. क्लियर? तो क्या आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने के लिए आए हैं? नहीं. आप किसकी तैयारी करने के लिए आए हैं? इनको छोड़ करके बाकी नौकरियों की. इसका मतलब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें. देश में दो चीजें हैं, एक हमारा देश और दूसरा इस देश के नागरिक. जब आप देश के लिए काम करते हैं तो वो रक्षा सेवा. आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाकर के देश के लिए काम करें, देश को सुरक्षित करें. लेकिन जब आप इनको छोड़ करके बाकी किसी भी नौकरी में जाते हैं तो आप देश के नागरिकों के लिए काम करते हैं. आप पुलिस में आते हैं तो नागरिकों की रक्षा करते हैं. आप राजस्व विभाग में आते हैं, तहसीलदार बनते हैं तो लोगों के जमीन जायदाद के बंटवारे करते हैं, मतलब बंटवारा मतलब उनसे जुड़े हुए जो भी विवाद होते हैं उनका निपटारा करते हैं. तो इनको छोड़ करके बाकी जितनी भी नौकरियां वो नागरिकों के लिए है. नागरिक को सिविलियंस कहा जाता है और जो सिविलियंस के लिए जो जॉब किया जाए उसको सिविल सर्विसेज कहा. समझ बात? तो इस तरीके से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसको छोड़ करके रेस्ट ऑफ द सर्विसेज बिलोंग्स टू द सिविल सर्विसेज. समझे? तो हम जो है वो सिविल सेवा की तैयारी किया है, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज. अच्छा, जो सिविल सर्विसेज है ये फिर से दो प्रकार के हो सकते हैं, या यूं कहें सिविल सर्विसेज जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं. द सिविल सर्विसेज कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स. समझ में आया? एक ऐसे सिविल सर्विसेज होंगे जिसमें नियुक्ति केंद्र सरकार करे, है ना, द अपॉइंटिंग अथॉरिटीज यूनियन गवर्नमेंट, और आपको कार्य भी केंद्र सरकार के लिए ही करना है. एक ये नौकरी हो सकती है. दूसरा, एक ऐसी नौकरी हो सकती है जिसमें नियुक्ति राज्य सरकार करे, आपको अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करे, और आप कार्य भी राज्य सरकार के लिए ही करें. तो जो जिसमें नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और आपको केंद्र के लिए ही काम करना होता है उसे केंद्रीय सिविल सेवा कहते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज. ठीक? जिसमें नियुक्ति राज्य सरकार करती है और काम राज्यों के लिए करना होता है उसे हम राज्य सिविल सेवा या स्टेट सिविल सर्विसेज कहते हैं. ठीक? और जिसमें, अब एक बात समझना बेटा, तो केंद्र की सिविल सेवा हो जाएगी और एक राज्य की सिविल सेवा होगी. ठीक? जब हम स्वतंत्र हो गए और 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया 1950 में, तो हमारे देश में दो स्तर पर सरकारें बनी, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार. राज्य की नौकरियां राज्य सिविल सेवा, केंद्र की नौकरियां केंद्रीय सिविल सेवा. उस समय भारत के पहले उप प्रधानमंत्री डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे. गृह मंत्री का काम होता है कानून व्यवस्था को देखना. उनको एक डर सताने लगा कि भाई जैसे राज्य की नौकरियां राज्य की है, जैसे पुलिस राज्य का है. अब मान लो कि पुलिस राज्य का मतलब पुलिस और पूरा राज्य का चले,
तो ऐसे मान लो कि प्रधानमंत्री या कोई केंद्र का मंत्री जाए और पुलिस सुरक्षा ही ना दे, क्योंकि अलग अलग पार्टी की सरकार है मान लो, तो फिर देश कैसे चले? तो उन्होंने फिर सोचा कि एक काम करते हैं, एक तो नौकरी हो गई जिसमें जो केंद्र की है, उसमें केंद्र नियुक्त करेगी, केंद्र के लिए वो काम करेगी। एक नौकरी होगी राज्य सिविल सेवा, जिसमें राज्य सरकार नियुक्ति करेगी और राज्य के लिए काम करेगी। लेकिन एक ऐसी भी नौकरी होनी चाहिए जिसमें नियुक्ति तो केंद्र सरकार करे लेकिन काम वो राज्य में करे, है केंद्र के काम राज्य में करेंगे, और हर विभाग का मुखिया वही हो, तभी तो केंद्र और राज्य में बैलेंस बनेगा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए मैं जो बोला? और ऐसी सिविल सेवा जिसमें नियुक्ति केंद्र सरकार करती है लेकिन वो कार्य कहां करेंगे? राज्य के कैडर्स में। कैडर बोलते हैं, CADRE, कैडर। ठीक, काम करने के लिए उनको एक राज्य दे दिया जाता है कि जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ से लेकर लास्ट तक वो उस राज्य में काम करेंगे, उसको कैडर कहा जाता है। काम करने के लिए जो राज्य दिया जाता है उसको राज्य कैडर कहा जाता है, स्टेट कैडर। तो ऐसी नौकरी जिसमें नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है, काम केंद्र के लिए करना है, तो केंद्रीय सिविल सेवा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज। जिसमें नियुक्ति राज्य सरकार कर रही है, काम राज्य के लिए करना है, वो राज्य सिविल सेवा, स्टेट सिविल सर्विसेज। जिसमें नियुक्ति केंद्र सरकार कर रही है लेकिन काम राज्य में करना है, ऐसी सेवाओं को कहते हैं अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज। समझ गए? ऐसी सेवाओं को, ऐसी नौकरियों कहते हैं अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज। यानी ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी केंद्र सरकार है लेकिन काम कहां पर करेंगे? वो राज्य। सही बात? So there are 3 types of civil services. First is central civil services, second is state civil services, and last one is all India services. अखिल भारतीय सेवा। तीनों समझ में है? अब देखो जैसे केंद्रीय सिविल सेवा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप देख लें, जैसे रेलवे। रेलवे की नौकरी, रेलवे में अपॉइंट कौन करता है? केंद्र सरकार। रेलवे में काम, मतलब आप काम किसके लिए करेंगे? रेलवे यानी केंद्र सरकार की, तो केंद्रीय सिविल सेवा होगी। समझ में? केंद्रीय सिविल सेवा लगभग 60 प्रकार की नौकरियां केंद्रीय सिविल सेवा में आती है। 60 प्रकार की नौकरियां हैं। 60 जॉब्स आर कमिंग इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज। रेलवे हो गया, पोस्ट हो गया, संचार टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हो गया, समझ रहे हो, फॉरेन सर्विसेज हो गया, ये सब केंद्र सरकार की नौकरियों में। रेवेन्यू सर्विसेज हो गया, केंद्र सरकार की नौकरी। मेरी बात समझ में आ रही? और जो सेंट्रल सर्विसेज होते हैं ये क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक हो सकते हैं। क्लास 1 to 4। क्लास 1 मतलब हाईएस्ट ऑफिसर्स, गजेटेड। क्लास 2 उनके नीचे आएंगे, गजेटेड ही रहेंगे लेकिन। क्लास 3 इंस्पेक्टर लेवल का पोस्ट, क्लरिकल जॉब आप समझ लो। और क्लास 4 प्यून। सेंट्रल सर्विसेज में सब होंगे। समझ में आया? क्लास 1 to 4। जो स्टेट सिविल सर्विसेज है, राज्य सरकार की नौकरियां, स्टेट सिविल सर्विसेज ये क्लास 2 to 4 हो सकती है, क्लास 1 नहीं होती। स्टेट सिविल सर्विसेज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्लास 2 में नहीं हो, सॉरी क्लास 1 में नहीं, प्रमोट होकर के होंगे। तो स्टेट सिविल सर्विसेज क्लास 2 से क्लास 4 होती है। जैसे डिप्टी कलेक्टर, क्लास 2 सबसे बड़ा पोस्ट राज्य सिविल सेवा की। और उसी राज्य में अगर आप चपरासी के पोस्ट पर, प्यून के पोस्ट के लिए जा रहे हैं, क्लास 4 है। और जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये हमेशा क्लास 1 होती है। ऑल इंडिया सर्विसेज हमेशा क्लास 1 होती है। और ये हमारे देश में केवल 3 सर्विसेज ही ऑल इंडिया सर्विसेज में आती है। एक है आपका IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS। एक आती है आपका IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज। और एक आता है आपका IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा। सो दीज आर द 3 सर्विसेज फॉल्स इन ऑल इंडिया सर्विसेज। ये हमेशा क्लास 1 होंगे। अब देखो, पुलिस राज्य की, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, DSP तक राज्य का। लेकिन पुलिस का मालिक कौन? DG, IPS होगा वो, केंद्र का। जिले का मालिक कौन पुलिस का? SP,
आईपीएस होगा, मतलब राज्य की नौकरी है लेकिन फिर भी केंद्र की तरफ से उसको कंट्रोल। मेरी बात समझे? तो ये होता है आपका स्टेट सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। समझ में आया? अब ये जो आपका केंद्रीय सेवा है, मतलब केंद्रीय सिविल सेवा, और जो आपका अखिल भारतीय सिविल सेवा है, ऑल इंडिया सर्विसेज, इनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है आपका यूपीएससी। ठीक है? इनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाएगी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर? लेकिन जो राज्य सिविल सेवा है, राज्य सिविल सेवा, तो राज्य सिविल सेवा के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है आपका स्टेट पीएससी या छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। एक्चुअली पीएससी नहीं बोला जाता है, पीसीएस कहा जाता है। ठीक है ना? पीसीएस कहा जाता है, पब्लिक कमीशन फॉर स्टेट सर्विसेज। ठीक है ना? लेकिन अब बोलचाल में पीएससी चल रहा है तो ठीक है। तो राज्य सिविल सेवा की परीक्षा कौन करवाता है? कौन करवाएगा? स्टेट पीएससी। ठीक है ना? समझ में आया? और आप कौन से एग्जाम की तैयारी के लिए आए हैं? यानी यहां राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए आए हैं। हम बोलते हैं हम पीएससी की तैयारी करें। पीएससी की तैयारी आप नहीं कर रहे हो। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विस, स्टेट सिविल सर्विसेज विच कैन बी कंडक्टेड बाय द पीएस। समझ आया? तो ये राज्य सिविल सेवा परीक्षा की हम तैयारी। यहां तक जो मैंने बताया, बताओ कोई डाउट है? अब समझे कि किस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं? ठीक? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट बताता हूं आपको, आईएएस बनेंगे आप, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें। अगर आप पीएससी की तैयारी करें तो आप डीएसपी बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बनेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल हो सकता है आप बने, अकाउंट ऑफिसर आप बनेंगे, तहसीलदार आप बनेंगे, मतलब नायब तहसीलदार। ये तमाम पद होते हैं जो पीएससी के थ्रू आप बन सकते हैं। तो यूपीएससी और पीएससी से क्या क्या बन सकते हैं? समझ में आया? सच्ची बोल, कोई डाउट हो यहां तक? तो डाउट तो खैर तुम लोग को रहेगा ही नहीं। जब पहली बार पूछा था तब भी कोई डाउट नहीं था। हाँ, अच्छा चले, अब हम राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, मतलब इसकी तैयारी हमको करनी है। ठीक है? स्टेट सिविल सर्विसेज मतलब छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी हमको करनी है, आपकी भाषा। ठीक? जो स्टेट सिविल सर्विसेज होती हैं, मतलब राज्य सिविल सेवा, इसके मतलब कोई भी अगर आप पीएससी का एग्जाम देते हैं तो इसके 2 चरण होते हैं, 2 स्टेज में ये कंप्लीट। स्टेट सिविल सर्विसेज जो होंगी या पीएससी का जो एग्जाम होगा वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट। एक को कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स, और एक को कहते हैं मुख्य परीक्षा, मेंस। समझ आया? एक को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? प्रीलिम्स। ठीक? और एक को क्या बोलेंगे? मुख्य परीक्षा, है ना, मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है? अच्छा देखो, जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, इस पर हम आएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखें कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल पास करना है आपको। इसके नंबर आपके मेंस में नहीं जुड़ते। ये केवल पास करने के लिए होता है, सेलेक्ट करने के लिए होता है मेंस के स्टूडेंट्स। मेंस में कितने लोग बैठा। आप एक चीज याद रख लें कि जितनी भी वैकेंसी होती है, वैकेंसी का 15 टाइम्स मेंस में बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 वैकेंसी है तो उसका 15 टाइम्स होगा 1500, तो 1500 लोगों को ही मेंस में बैठाया जाएगा मैक्सिमम। ठीक?
मैक्सिमम 1500 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। लेकिन आप जानते हैं फॉर्म तो 1.5 लाख 2 लाख लोग भरते हैं, तो 1.5 लाख लोगों में से 1500 को चुनने के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है वो प्रीलिम्स है। क्लियर? मेंस के 2 हिस्से हैं, एक है आपका लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन, और एक है साक्षात्कार इंटरव्यू। ठीक है ना? एक है आपका लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन और एक है साक्षात्कार इंटरव्यू। ठीक? लिखित परीक्षा मतलब इसमें आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कॉलेज में अपन लिखते हैं ना आंसर, वैसा लिखना है। तो ये आपका जो लिखित परीक्षा है ये डिस्क्रिप्टिव वे में होता है, जैसे आपने कॉलेज वगैरह में लिखा है। 30 वर्ड में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका उत्तर आपको वहीं लिखना होगा। ठीक है? 60 वर्ड में क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका उत्तर आपको वहीं पर लिखना होगा। तो यहां पर ये डिस्क्रिप्टिव वे में होगा रिटन एग्जामिनेशन, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका उत्तर आपको लिखना है, आंसर लिखना है। समझ पा रहे हैं? और जो साक्षात्कार है इंटरव्यू, ये मौखिक होता है, ओरल वाइवा टाइप से। ठीक है? 4-5 लोग बोर्ड में बैठे रहेंगे, ये ऐसे बैठे रहेंगे सर्कल में, थोड़ा सा हाफ सर्कल में। आप सामने चेयर दिया जाएगा, वहां आप बैठे रहोगे, आप उनका मुंह ताकते रहोगे, वो आपका मुंह ताकते रहेंगे, वो पूछेंगे, फिर आप दुनिया भर को ताकते रहोगे। ऐसा चलता है, क्वेश्चन पूछते हैं, यू हैव टू आंसर। समझ पा रहे हो? तो ये साक्षात्कार है। जो लिखित परीक्षा है उसमें 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर। हर पेपर 200 नंबर का होता है, इसलिए जो मेंस का लिखित परीक्षा है वो 1400 नंबर का, 1400। समझ आया? साक्षात्कार पहले 150 का होता था, लेकिन अभी सरकार ने 100 नंबर का कर दिया, घोषणा किया था। इसका मतलब जो मुख्य परीक्षा है आपका वो पूरा अब 1500 मार्क्स का, 1500 मेंस। समझे? अब 1500 में कहीं आप 900 के आसपास पहुंच गए तो आपको पोस्ट मिल जाएगा जनरल कैटेगरी से। ठीक? रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको 800 750 के आसपास पोस्ट मिल जाएगी। समझ में? तो बहुत टफ नहीं है निकाल। प्रारंभिक परीक्षा पर हम आते हैं, हम उस पर तो अभी वो नहीं कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा में बेटा जैसे मैंने बताया कि लिखित है, मतलब रिटन एग्जाम होता है इसमें। तो रिटन एग्जाम मतलब कुछ वर्ड लिमिट तय किया गया, 30 वर्ड, 60 वर्ड, 100, 125 और 175। ये वर्ड लिमिट तय किया गया और इस वर्ड लिमिट में आपको लिखना है। और याद रखें, कोरा कागज में कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि पीएससी में अगर आपको मेंस देना है तो वहां पर लाइन दिया रहेगा, ऐसे यहां क्वेश्चन दिया रहेगा और यहां से आपको आंसर लिखना है, वो लाइन जगह छोड़ा रहेगा। समझ बात? तो 30 वर्ड में लगभग 4 लाइन के आसपास लिखते हैं, 60 वर्ड में लगभग 6 से 7 लाइन के आसपास लिखते हैं, है ना? 100 में वैसी जाएंगे तो 8 से 9 लाइन के आसपास होगा। ठीक? 125 में जाएंगे तो लगभग 14 से 15 और 175 में जाएंगे तो फिर आपका 19 के आसपास लाइन जो है मिलता है। मेरी बात समझ? तो कुल मिलाकर के ये मेंस में लिखने की बात है। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो बताएंगे उसके बारे में। बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, रिटन एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स की। प्रारंभिक परीक्षा, प्रीलिम्स। ठीक? प्रारंभिक परीक्षा का जो अभी आप सिलेबस देख रहे हैं, ये बदलाव हुआ था 2012 में और फिर कुछ बदलाव 2018 में हुए। लेकिन जिस पैटर्न पर अभी आप एग्जाम दे रहे हैं, ये 2012 में बदला। प्रारंभिक परीक्षा का बदलाव जो है 2012 से हुआ है छत्तीसगढ़ पीएससी में। यूपीएससी ने 2011 में किया। पहले क्या होता था कि आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता, जैसे आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो एक तो जीएस का पेपर होगा और एक कोई सब्जेक्ट आपको लेना होता था। जैसे सपोज करें आपने
ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन आपका मान लीजिए मैथ्स से है, तो आप चाहते हैं मैथ्स से मैं करूं। आप मेडिकल बैकग्राउंड से, आप चाहते हैं आपके मेडिकल का कोई सब्जेक्ट से आप मतलब तैयारी करें, वहां पर दें एग्जाम। तो पहले क्या होता था, प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट, मतलब एक सब्जेक्ट और एक जीएस का पेपर हुआ करता था, 2 पेपर हुआ करता। तो देखा यह गया कि जो अधिकारी बनते थे वो एक सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ के आ रहे हैं। तो जब उस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ के आ रहे हैं तो उनके पास उस सब्जेक्ट का तो नॉलेज था, बाकी चीजें नहीं थी। तो फिर एक समिति गठित की गई केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम था होता समिति, HOTA, होता कमेटी। इस समिति ने 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और केंद्र सरकार को कहा, यूपीएससी को, कि आप जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट रखते हो उसको हटा दीजिए, क्योंकि उससे लोग विशेषज्ञ बन रहे हैं। अब सपोज करें कि आप एक इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से आप आईएएस बने हैं, तो क्या जब आप कलेक्ट्रेट में बैठे होंगे तो केवल इंजीनियरिंग फील्ड की ही समस्याएं आपके पास आएंगी? नहीं, इसका मतलब एक सिविल सेवक को विशेषज्ञ नहीं होना चाहिए, उसे समनज्ञ होना चाहिए, जनरलिस्ट होना चाहिए, मतलब हर चीजों का उसको ज्ञान होना चाहिए। मेरी बात समझ पा? तो ये बातें कही गई, सिफारिश की गई। इसलिए 2011 से यूपीएससी में और 2012 से पीएससी में जीएस को तो रखा गया, लेकिन सब्जेक्ट को हटा दिया गया। यानी पीएससी में अब भी 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर, एक जीएस और एक जो सब्जेक्ट को हटा करके रखा गया उसका नाम रखा गया सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सेवा अभियोग्यता परीक्षण, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। समझ पा रहे? सब्जेक्ट हटा दिया। अब देखो बेटा, अभियोग्यता, अभी मतलब योग्यता के सामने जब अभी शब्द जुड़ता है, उपसर्ग, तो अभी का अर्थ होता है के समीप या श्रेष्ठ। तो अभियोग्यता मतलब श्रेष्ठ योग्यता, बेस्ट क्वालिटी। और परीक्षण मतलब श्रेष्ठ योग्यता वाले अधिकारियों का परीक्षण करने के लिए जो सब्जेक्ट जोड़ा गया उसको सीसैट कहा गया, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब इस सब्जेक्ट, इस पेपर का मतलब यह है कि इसमें वो सारे विषय होंगे या वो सारे प्रश्न किए जाएंगे जिससे एक सिविल सेवक की श्रेष्ठ योग्यता का पता लगाया जा सकता है, बेटर क्वालिटी को उसकी पता लगाया जा सकता है। इसलिए सीसैट को शामिल, समझे? अच्छा, बात इसी पर कर ले पहले। तो ये सीसैट पेपर 2 होता है। इस सब्जेक्ट का, इस पेपर का मतलब ही यह है कि एक ऐसे सिविल सेवक की पहचान करना, या एक सिविल सेवक के अंतर्गत या एक अभ्यर्थी के अंतर्गत एक अच्छा सिविल सेवक बनने के क्या क्या गुण हो उसकी पहचान करना। और एक सिविल सेवक के जितने भी अच्छे गुण हो सकते हैं वही इसमें सब्जेक्ट, उन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना। समझ पा रहे? कैसे? देख, क्या क्या इसमें विषय आपको पढ़ने। ठीक, जैसे एक बात देखो, जैसे सपोज करें कि एक मतलब अधिकारी है, आप कलेक्ट्रेट गए, 2 सिविल सेवक आपके सामने खड़े हैं, ठीक, 2 डिप्टी कलेक्टर खड़े, आप अपनी समस्या लेकर गए, दोनों ने सुना, लेकिन एक ने ना कोई निर्णय लिया, ना आपकी समस्या का समाधान किया। वहीं दूसरे ने आपकी समस्या को सुना, समस्या का समाधान किया और आपके लिए निर्णय भी लिया। तो बेस्ट क्वालिटी का डिप्टी कलेक्टर कौन होगा? जिसने आपके लिए निर्णय लिया और आपकी समस्या का समाधान किया। इसका मतलब एक श्रेष्ठ योग्यता एक सिविल सेवक के अंदर यह है कि वो निर्णय ले सके और समस्या का समाधान कर सके। इसलिए आपके सीसैट के सिलेबस में सबसे पहला विषय जो आपको पढ़ना है वो है निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सब्जेक्ट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय निर्माण एवं समस्या समाधान। समझ पाए? तो अब लग रहा होगा कि इसमें क्या पूछेगा, तो कुछ नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में
जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऐसे रहेंगे कि जैसे आपसे निर्णय लेने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपको परिस्थिति में रख दिया जाएगा, उसमें आपको निर्णय लेना होगा, है ना। जैसे सपोज करें कि आप एक अधिकारी हैं और आप कार्य खत्म होने के बाद जब ऑफिस से जा रहे हैं तो आपने देखा कि सारे कर्मचारी जा चुके हैं, लेकिन एक कमरे के पंखे और लाइट चालू अवस्था में है। आप क्या करेंगे? नंबर एक, आप संबंधित कर्मचारी को फोन करके बुलाएंगे, उसे डांटेंगे और बंद करने के लिए कहेंगे। नंबर दो, आप उसको चालू रहने देंगे, अगले दिन आने पर कर्मचारी को बंद करने के लिए कहेंगे। नंबर तीन, आप किसी दूसरे कर्मचारी को बुला करके बंद करने के लिए कहेंगे। नंबर चार, आप स्वयं बंद कर देंगे और अगले दिन आने पर कर्मचारी को हिदायत देंगे कि वो जब कार्यालय से जाए तो सभी बिजली उपकरणों को ध्यान दे। कौन सही? यही क्वेश्चन आते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चन से निर्णय लेना होगा। अच्छा, एक बात देखो, अगर कोई आपके लिए निर्णय ले रहा है, दो लोग हैं जो आपके लिए निर्णय लेते हैं, और एक ऐसा है जो आपके लिए निर्णय लेता है वो गलत हो जाता है, और एक ऐसा है जो निर्णय लेता है वो सही हो जाता है, तो कौन सा बेस्ट होगा? सेकंड वाला। क्या पूरा बोलो ना, जो सही निर्णय ले रहा है। इसका मतलब जितना जरूरी निर्णय लेना है उससे ज्यादा जरूरी सही निर्णय लेना है। और सही निर्णय कब कोई ले पाएगा? जब वो लॉजिक लगाएगा, लॉजिक के बेस पर डिसीजन लेगा, तब उसका निर्णय सही हो। आप लॉजिक लगाओगे, परिस्थितियों का विश्लेषण करोगे, एनालिसिस करोगे, और लॉजिक और एनालिसिस के बेस पर जब आप डिसीजन लोगे तो उसके सही होने की संभावना बढ़ जाए। तो जितना जरूरी निर्णय लेना है उतना ही जरूरी निर्णय सही लेना है, और निर्णय सही लेने के लिए लॉजिक का होना जरूरी है, तो आपका लॉजिक का भी टेस्ट होना चाहिए। इसीलिए अगला सब्जेक्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। सेकंड सब्जेक्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। हिंदी में कहते हैं तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। समझ में आया? तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। अब देखो, अच्छा इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो इसमें आपको लॉजिक लगाना रहेगा। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसके बेस पर या तो आपसे कंक्लूजन पूछ सकता है कि इस कथन का निष्कर्ष क्या होगा, या आपसे इसका अजम्पशन पूछ सकता है, पूर्व धारणा क्या होगी, या आपसे कार्यवाही पूछ सकता है कि इस स्टेटमेंट के बाद कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आगे का कदम क्या होगा। लॉजिक के बेस पर आपको बताना रहेगा। नहीं समझे? एक एग्जांपल दो। देखो, जैसे एक स्टेटमेंट दिया कि जूते की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। स्टेटमेंट है ना, द प्राइस ऑफ शूज हैज बीन हाइक्ड, बहुत ज्यादा बढ़ गई। कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही। इसके बाद कार्यवाही क्या करेगा कोई? कोर्स ऑफ एक्शन, लॉजिक लगाना है आपको। नंबर एक, लोगों को जूते पहनना छोड़ देना चाहिए। नंबर दो, लोगों को चप्पल पहनना शुरू कर देना चाहिए। नंबर तीन, लोगों को शू पुलिंग करनी चाहिए, एक दूसरे के जूते पहन करके जाए। नंबर चार, उन्हें चाहिए कि वे टिकाऊ जूते खरीदें। कौन सा सही हो? क्यों? हाँ भाई, अगर कीमत बढ़ गई है तो जूते का काम चप्पल तो नहीं कर सकता, दूसरे का जूता आप तो नहीं पहन सकते। कीमत बढ़ गई तो आप उस कीमत, बढ़ी हुई कीमत को सस्टेन कैसे कर सकते हैं कि आप ऐसे जूते खरीदें कि ज्यादा समय तक चले। जितने में आप दो जूते खरीदते, एक ही जूते को दो जूते के बराबर अब आपको चलाना। अरे समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आता है। अच्छा देखो प्यारे, क्या बच्चों, जैसे एक सिविल सेवक बेहतर वो है जो निर्णय लेता है, बेहतर वो है जो सही निर्णय लेता है। लेकिन एक बात समझना, आप बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हो, लेकिन आपके लिए गए निर्णय को सामने वाला मान नहीं रहा है, तो आपके निर्णय लेने का कोई मतलब है क्या? इसका मतलब जितना जरूरी निर्णय लेना और सही निर्णय लेना है, उतना ही जरूरत इस बात की भी है कि एक सिविल सेवक को अपने लिए का निर्णय जनता को समझाना है, कन्विंस करना है कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए सही।
और जो समझाने की क्षमता होती है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। यानी जितना जरूरी निर्णय लेना है, जितना जरूरी सही निर्णय लेना है, उतना ही जरूरी समझाने की क्षमता यानी संचार कौशल का होना जरूरी। इसलिए तीसरा सब्जेक्ट है इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, अंतः व्यक्तिक संचार कौशल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, अंतः व्यक्तिक संचार कौशल, ये तीसरा है। समझ में आया? अब एक बात और समझोगे। मान लो कि आप निर्णय लेते हो, सही लेते हो, समझाने की क्षमता भी तबाही है आपकी, मस्त समझाते हो, कन्विंस कर लेते हो, लेकिन अगर आप उस भाषा में समझा रहे हो जो भाषा सामने वाले को नहीं आती, तो आपके समझाने की क्षमता का कोई मतलब है क्या? इसका मतलब जितना जरूरी कम्युनिकेशन स्किल है, उतना ही जरूरी नॉलेज ऑफ लैंग्वेज भी है ना? उतना ही जरूरी आपका नॉलेज ऑफ लैंग्वेज भी है, भाषा का ज्ञान होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे समझाओगे? और अगर आप छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहे हैं तो यहां 2 भाषा से हो जाएगा, एगो हिंदी और दूसरा यस अंग्रेजी, सब किल है। इसलिए 2 लैंग्वेज यहां पर आपको पढ़ना है। एक है आपका हिंदी और दूसरा है आपका छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी भाषा। समझ आए? समझे? अब देखो भाई, अब इतने बड़े अधिकारी बन रहे हो, बहुत सारे पैसे वैसे आएंगे, जोड़ना घटाना आना चाहिए। मतलब पैसे सरकार के रहेंगे, आपका तो पेमेंट तनख्वाह आ जाएगा, पैसे सरकार करेंगे, आपको जोड़ना घटाना, कम से कम मैथ्स रीजनिंग का बुनियादी ज्ञान तो होना चाहिए। इसीलिए 2 सब्जेक्ट आप इसमें और पढ़ेंगे, मैथ्स और पढ़ेंगे रीजनिंग। इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको सी सेट में पढ़ना है। समझ में? तो रीजनिंग का ही एक पार्ट होता है आपका DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, समझ में? ये आपको सी सेट में पेपर 2 में पढ़ना है। क्लियर हुआ? सिलेबस समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा, अब तो पेपर 2 समझ लिया, पेपर 1 देखें अब आप। जीएस, बार बार हम बोल रहे हैं जीएस 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 बोल रहे हैं, तो इसको समझिए। ऐसा ही साउंड करने वाला ना बेटा, एक होता है GA होता है, एक होता है GK और एक होता है GS। अगर आप इस टर्म को समझ गए तो आपको तैयारी कैसी करनी है आप अभी समझ जाएंगे। एक होता है GA, जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता। एक होता है GK, जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी। और एक होता है GS, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। GA ये 2-3 महीनों का जो करंट अफेयर्स होता है, जो समसामयिकी घटनाएं होती हैं, उसको GA कहा जाता है। समझ आए? और GA जो है आपका, ये बैंक वगैरह के एग्जाम में पूछता है, बैंकिंग वगैरह में ये GA पूछता है। GK का मतलब होता है सामान्य जानकारी, मतलब किसी भी टॉपिक का जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा, एकदम सुपरफिशियल जानकारी, वो GK में आता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन, हाल ही में कितने राज्यों में चुनाव हुए, ये सब सुपरफिशियल नॉलेज है ना? समझ में बात? ये सुपरफिशियल नॉलेज। तो ये आपका GK है। लेकिन जब GS पढ़ते हैं, GS, तो फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट और प्लस एनालिसिस जब जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है GS, सामान्य अध्ययन। मतलब जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक का फैक्चुअल नॉलेज भी आपको होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए, और आपको एनालिसिस करना भी आना चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, आपकी राय में वो सही है या गलत है। कोई चीज है वो फैक्ट है, कोई चीज क्यों है वो कॉन्सेप्ट है, और कोई चीज ऐसा है तो आपकी राय क्या बने उसके ऊपर, वो विश्लेषण है आपका, वो सही है या गलत है,
ये विश्लेषण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं या नियुक्त होते हैं, तो आपने कहा भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, ये फैक्ट है। अब क्यों होते हैं, कॉन्सेप्ट, तो आप उसमें बताएं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद से शासन, मतलब संसद से सरकार निकलती है। इसलिए भारत की जनता लोकसभा के सदस्यों को चुनती है, संसद को चुनती है, और जिस दल को बहुमत मिलता है, जिन दल के सांसदों के मतलब संख्या ज्यादा होती है, उसे बहुमत दल बोलेंगे। वो बहुमत दल जो है फिर अपना नेता चुनती है, और क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली है, यानी संसद से, उस बहुमत दल से फिर शासन यानी देश का प्रधानमंत्री निकलता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये सही है या गलत है, इसकी एनालिसिस भारत 1600 से लेकर के 1947 तक लगभग 350 साल भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया। यानी हमको प्रशासन की जो बुनियादी शिक्षा है, देश चलाने की बुनियादी शिक्षा अंग्रेजों से मिली। और अंग्रेज यानी ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री रूल है, यानी संसदीय शासन व्यवस्था है, वहां पर भी सरकार संसद से निकलती है। क्योंकि हमने वहां से सीखा हुआ था, इसलिए भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, जो कि एक औपनिवेशिक विरासत है, लेकिन यह भारतीय परिप्रेक्ष्य में एकदम सही दिखाई देती है। यह विश्लेषण होगा। तो जब आप किसी टॉपिक के फैक्ट को, उसके कॉन्सेप्ट को, और उसके साथ जब एनालिसिस करके आप पढ़ते हैं, तो वो कहलाता है जीएस। समझे? यानी सबसे पहली बात बेटा, एग्जाम इसलिए नहीं निकलता क्योंकि इसमें से किसी एक लेवल को हम छोड़ देते हैं। हम फैक्चुअल पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फैक्ट छूट गया। जैसे अगर आप पीएससी की तैयारी करो, आपको फैक्ट भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए। यूपीएससी में केवल कॉन्सेप्ट से चल जाएगा, पीएससी में फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट का होना जरूरी। समझ पाए मेरी बात? तो आपका पेपर है जीएस। अब देखो बेटा, जी से है आपका जनरल और एस से है स्टडीज। स्टडीज का मतलब यह हो गया फैक्ट, कॉन्सेप्ट और एनालिसिस, तीनों चीज। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो फैक्ट भी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी चाहिए, उसका एनालिसिस भी होना चाहिए। यहां पर जनरल कहने का मतलब क्या है? जनरल कहने का मतलब यह है, जैसे अभी तक आप जो पढ़ते आए, जैसे आपने एक सब्जेक्ट से, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपने 11th के बाद अपनी एजुकेशन किया है। 11th से अपना एजुकेशन आपने एक स्पेशलाइज्ड स्टडी आपने किया, विशेषज्ञ अध्ययन किया। या तो आप मैथ्स स्टूडेंट है, या बायो स्टूडेंट है, या कॉमर्स है, या आर्ट्स, ये विशेषज्ञ है। यहां कहता है जनरल स्टडीज। जनरल मतलब सभी विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। सभी विषय मतलब आप देखें, आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा, इसमें एक छत्तीसगढ़ के बाद पॉलिटी मतलब संविधान पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हिस्ट्री, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी, आपको भूगोल पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ज्योग्राफी के साथ साथ साइंस, विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। साइंस के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी आपको पढ़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के बाद से एनवायरमेंट, पर्यावरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद से आपका इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसी तरीके से मतलब जो आर्ट एंड कल्चर है देश का हमारे, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ेगा। समझ आए? जनरल कहने का मतलब आपको सारे विषय पढ़ना है। आप ये मतलब नहीं रखता कि आप मैथ्स वाले हैं तो आप साइंस को, मतलब आप आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, आर्ट्स वाले हैं तो इसको नहीं पढ़ेंगे। आप किसी भी स्ट्रीम के हो, हर विषय आपको पढ़ना। समझ में आया कि नहीं आया? जो पहला पेपर है जीएस, 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का हर क्वेश्चन, 200 नंबर का पहला पेपर। जो सी सेट है इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर यानी 200 नंबर का सेकंड पेपर होता है। लेकिन याद रखें, जो सेकंड पेपर होता है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब दूसरा पेपर केवल आपको पास करना है। दूसरा पास करेंगे तब पहला चेक होगा। सेकंड पेपर यू हैव टू क्वालिफाई। अगर आप सेकंड पेपर पास नहीं करते तो आपका फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा। और सेकंड पेपर कैसे क्वालिफाई होगा? अगर आप यूआर है, अनरिजर्व, जनरल से है,
तो आपको 33% अंक लाना होगा, यानी 200 का 33%, 66 नंबर आप लाएंगे 66, तो आप पास होंगे जनरल से। इसके बाद अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से SC ST OBC, तो आपके लिए 23% पासिंग मार्क, क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी 46 नंबर अगर आप ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई। समझ में आया? इसको क्वालिफाई करेंगे तब ये चेक होगा, और इसके बेस पर मेरिट बनता है। मेरिट मतलब यहीं से, वो जो 1500 को छांटना है यहीं से सिलेक्ट, जो 15 टाइम्स हमको लेना है ना, वो यहीं से सिलेक्ट होगा। मेरिट इसलिए बोलते हैं, जिसके ज्यादा मार्क्स वो 1500 लोग आगे जाएंगे। समझ पाए? समझ में आया सिलेबस पूरा क्या है कैसा है? एक चीज और याद रखेंगे, PSC में माइनस मार्किंग है, ठीक है, और माइनस मार्किंग होता है 1/3, 1/3। सही बात, 1/3 माइनस मार्किंग मतलब 1 पर 2 नंबर है ना, तो 2 का 1/3 कितना होगा? 0.66 है ना, तो 1/3 नंबर कट जाएगा। आप ऐसा समझ लो कि 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो 1 क्वेश्चन के बराबर नंबर कट जाएगा, मतलब 3 क्वेश्चन गलत तो 2 नंबर कट जाएगा। समझे? माइनस मार्किंग। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे, पेपर 1 चेक होगा, पेपर 1 के आधार पर मेरिट बने। समझ में आया? क्लैरिटी आई दिमाग में? आप कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछे, माइक में पूछो। माइक नहीं, केवल पास करना है आपको। पास करेंगे, इसके मार्क्स पर मेंस है। पहले ऐड होता था लेकिन अब नहीं होता, 2018 से नहीं होता। ठीक, हाँ मैं बता रहा हूं बेटा, अब उस क्राइटेरिया को आके बताता हूं। जैसे एलिजिबिलिटी देखें बेटा, इस एग्जाम में बैठने की एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है? तो एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं अपन इसका, मतलब शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, और एक आपका एज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने परसेंट से ग्रेजुएट हैं, आप 100% से ग्रेजुएट हैं या ग्रेस से पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 33% मार्क्स से भी अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप PSC की परीक्षा दे सकते हैं। समझ में बात? तो फर्स्ट, अगर दिमाग में कहीं पर भी ये चल रहा हो हमारा परसेंटेज इतना नहीं है, वो नहीं है, ये सब मिथक बातें हैं। परसेंटेज डजंट मैटर, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने परसेंट से पास आउट, ठीक है ना। इवन अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो जो फाइनल ईयर परसुइंग स्टूडेंट्स होते हैं, अगर एज हो चुका है उनका, तो एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू जब मेंस क्वालिफाई होकर के उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू के समय पर, तो उनके पास उनकी डिग्री होनी चाहिए। समझ मेरी बात को? आप प्रीलिम्स दिए, प्रीलिम्स के समय अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं और आपका एज हो गया है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जिस समय आपको डॉक्यूमेंट मंगवाया जाएगा आपसे मेंस के बाद, रिटन एग्जाम के बाद, इंटरव्यू समय, उसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए। समझ पाए? एज 21 साल पूर्ण होना चाहिए, है ना। 21 साल पूरा होना है। अगर आप 21 साल के हो गए तो आप दे सकते हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ PSC के संदर्भ में एक बात समझिएगा, जिस साल आप PSC देंगे, जिस साल की PSC देंगे, उस साल के 1 जनवरी को 21 साल पूरा हो जाएगा। तो अगर आप जैसे 2023 की PSC देंगे, और ये 2023 की PSC फरवरी 24 में होगी, तो एज मांगेगा 1 जनवरी 2023 को 21 साल पूरा होना, यानी 1 जनवरी 2023 और उसके पीछे के डेट ऑफ बर्थ, मतलब पीछे अगर आप 21 साल के हो गए तो ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि 1 जनवरी को आप पैदा हो। अगर आप 2 जनवरी को पैदा हुए तो आप 21 साल के नहीं हुए,
तो इसीलिए आप ये मान कर चले, मोस्टली केसेस में जब आप 22 साल के हो जाएंगे तो आप पीएससी का पहला अटेम्प्ट देंगे। 22 साल के हो जाएंगे जिस साल, उस साल की पीएससी का अटेम्प्ट अगले साल में। सपोज करें किसी का डेट ऑफ बर्थ 2001 है, तो 2023 में वो 22 साल का हो रहा है, तो 2023 की पीएससी देगा, लेकिन 24 फरवरी में। समझ गया? तो एकदम दिमाग में क्लियर रहना है, आपको बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना है। जिस साल का आपका डेट ऑफ बर्थ है उससे 22 साल जोड़ो, ठीक है? जैसे आप 2005 के अगर हो तो 2005 में आप 22 साल जोड़ दो, 2027 की पीएससी आप दोगे 28 की फरवरी में। क्लियर? एज क्लियर अभी? हाँ, मतलब अगर मान लो कि 1 जनवरी के बाद, अरे यार 2 ही जनवरी को तो हो गया था मैं यार, या हो गई थी मैं, ऐसा हो चल रहा हो, नहीं अफेयर हो सकता है ना। रूल इज रूल, अगर आप एक दिन भी शॉर्ट हो तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछ रही है कि जैसे मैं पीएससी की तैयारी कर रही हूं और व्यापम का अगर वैकेंसी आता है तो क्या हमें देना चाहिए? मैं एक चीज कहता हूं बेटा, एग्जांपल के साथ आपको। सपोज करें कि यू हैव बोर्डेड ऑन अ ट्रेन, आप एक ट्रेन पकड़े एंड योर डेस्टिनेशन इज दिल्ली, और आप दिल्ली जाना चाहते हैं। उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यू हैव टू गो थ्रू टू द वेरियस स्टेशंस। बहुत सारे स्टेशंस आएंगे, बहुत सारे स्टॉपेजेस भी आएंगे। उन स्टॉपेजेस पर अगर आप उतरेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, अनुभव होगा कि दिल्ली तक पहुंचा कैसे जाता है। तो उसी तरीके से प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स मैन्स परफेक्ट। प्रयास हमेशा आपको परफेक्शन की ओर लेकर के जाता है। आप जितने ज्यादा एग्जाम देंगे उतना ज्यादा आप मेच्योर होंगे, और मेच्योरिटी से एग्जाम निकलती है, तो वो मेच्योरिटी चाहिए, उसके लिए एग्जाम्स तो देने चाहिए। जैसे बहुत सारी व्यापम में वैकेंसीज आती है ना, तो थोड़ा सा माइंड मतलब भटक जाता है कि ये एग्जाम की प्रिपरेशन। बेटा यही, मेरी बात समझे बेटा, मेरी बात समझे। सिंस लास्ट 1.5 आवर मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। सी, मैं रायपुर में क्लास ले रहा था, मेरी क्लास रायपुर में ही है, और ये बैच मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, आप लोग का बैच। ऑल्दो आई हैव मेड ऑल द प्लान्स फॉर दिस बैच, मतलब सारी चीजें मैं सोचा हूं इसको जिस तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। और सडनली 3:14 अराउंड मेरे कुछ बाकी जो कलीग्स हैं उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको जाना चाहिए फर्स्ट क्लास में, बच्चों को बताना चाहिए सारी चीजें, जो भी चीजें रहेंगी। तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी था, हाँ मैं पहुंचूंगा तो ही सही होगा। नहीं तो मेरी मेंस की भी क्लास थी, मैं छोड़ दिया मेंस की क्लास को, क्योंकि मुझे पहली क्लास में आपको समझाना बहुत जरूरी था। क्योंकि जब हम ये यहां से फिर आप विषय पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप गाड़ी में बोर्ड हो गए एडजस्ट हो जाओगे। फिर बैठने तक की दिक्कत है, सीट तक पहुंचने तक की दिक्कत है। ये वो सीट में पहुंचने वाला सेशन था। मैं पिछले 1.5 घंटे से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देयर इज नथिंग अ रॉकेट साइंस। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। 2 चीज चाहिए, आपका त्याग चाहिए, समर्पण चाहिए, और 2 आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, एक पॉजिटिविटी एंड सेकंड द क्लैरिटी ऑफ माइंड। कंफ्यूजन स्टेट में रहेंगे तो आप हमेशा गड़बड़ करेंगे। कंफ्यूजन का स्टेट नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझे? जितना आप भ्रम में रहेंगे उतना आप तकलीफ में रहेंगे, जितना आप क्लियर रहेंगे मेरे को करना यही है, आप सुखी रहेंगे। ठीक है? तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, पॉजिटिविटी, डेडिकेशन, और लास्ट में आपका जो सैक्रिफाइस है, इन सब चीजों के लिए आप तैयार रहें, सारी चीजें एकदम बहुत स्मूथ जाएंगी। समझ में आई सारी चीजें? जो जो सुनना चाहते थे या मन में प्रश्न होंगे, शायद उसका आंसर मिल गया होगा। ठीक लगा सेशन जो है? तो आपकी क्लास मैं नेक्स्ट वीक से लूंगा। आपकी क्लास अभी चलेगी है ना, इस वीक, बाकी सर लोग लेंगे उसके नेक्स्ट वीक से। मंडे से मैं भी लेना शुरू करूंगा। मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, संविधान, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? और पढ़ेंगे, काफी अच्छे से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करने। ठीक है? इकोनॉमिक्स से पढ़ना चाहोगे पॉलिटी से? पॉलिटिक्स बोलो। चलो ठीक है, चले फिर।